विजय माल्या, ये नाम सुनते ही हमें गुस्सा आने लगता है क्योंकि यही वो इंसान है जो हम जैसे आम लोगों की मेहनत की कमाई लेकर लंदन भाग गया। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस व्यक्ति पर आज 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है, वो एक समय दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल होता था। यहाँ तक कि यूनाइटेड ब्रूअरीज और किंगफिशर जैसे बड़े ब्रांड्स को चलाने वाला ये बंदा उस टाइम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि साल 2016 में विजय माल्या को देश छोड़कर लंदन भागने पर मजबूर होना पड़ा। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको विजय माल्या के राइज एंड फॉल की स्टोरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। विजय माल्या को उनका ये बिजनेस विरासत में मिला था। असल में उनके पिता विट्ठल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने साल 1946 के दौरान यूनाइटेड ब्रूअरीज नाम की एक कंपनी में कुछ शेयर खरीदकर अपने बिजनेस जर्नी की शुरुआत की थी। इसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी के उन्होंने शेयर खरीदे और फिर कुछ सालों में वो इस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। और इतना ही नहीं, साल 1952 में उन्होंने इस कंपनी के मेजोरिटी स्टेक्स खरीदकर इसे पूरी तरह से एक्वायर कर लिया। और फिर इसके बाद से तो विट्ठल माल्या ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेहद तेज रफ्तार से साल दर साल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते गए। और तो और साल 1970 के आते आते उन्होंने फूड, बैटरी, पॉलीमर और डिस्टिलेशन जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया, जिस वजह से उनकी कंपनी के नेटवर्क 300 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन फिर किसी कारण की वजह से साल 1983 में विट्ठल माल्या की डेथ हो गई और उनके जाने के बाद इस बिजनेस की सारी जिम्मेदारी उनके 28 साल के बेटे विजय माल्या पर आ गई। जिस समय विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूअरीज को संभाला उस समय इस कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ रुपए के आसपास था और यंग विजय माल्या अब इस टर्नओवर को डबल करना चाहते थे। असल में विजय माल्या भी अपने पिता की तरह शुरुआत से ही एक बिजनेस माइंडेड पर्सन थे, इसलिए उन्होंने भी तुरंत ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा और इसके लिए उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर और बॉलीवुड मैगजीन को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। लेकिन इन बिजनेसेस में विजय माल्या को उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी उन्हें उनके अल्कोहल के बिजनेस में मिली थी। यूनाइटेड ब्रूअरीज के मेंबर खुद कहते हैं कि जब विजय माल्या इस कंपनी के चेयरमैन बने तो उनके उस टाइम के दौरान कंपनी ने बहुत ही प्रॉफिट कमाया और यहाँ तक कि ये कंपनी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लिक्विड प्रोड्यूसर बन गई। अब विजय माल्या को ये समझ आ गया था कि अगर उन्हें किसी बिजनेस में सक्सेस मिलेगी तो वो होगा अल्कोहल का बिजनेस, और हुआ भी बिल्कुल वैसा, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत से अपनी बियर ब्रांड किंगफिशर को पूरे भारत में ही पॉपुलर बना दिया था। यहाँ तक कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उन्होंने IPL में अपनी खुद की एक टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी खरीदी। साथ ही उन्होंने भारत के दूर के इलाकों तक पहुँचने के लिए किंगफिशर के कैलेंडर भी निकाले, जिसके चलते इनके बियर ब्रांड को भारत में काफी पॉपुलैरिटी हासिल हो गई। विजय माल्या की इतनी सक्सेस को देखते हुए साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उन्हें डायरेक्टर ऑफ फिलोसफी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही उन्हें फ्रांस की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया था। अभी तक विजय माल्या का बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छू ही रहा था, लेकिन फिर आया साल 2005 जहां उनकी बिजनेस लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। असल में हुआ कुछ ऐसा कि 2005 में विजय माल्या ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने बेटे के जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की और बस यही से ही उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। असल में दोस्तों एयरलाइन एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जहां पैसों को पानी की तरह बहाना पड़ता है और विजय माल्या का प्लान कुछ ऐसा था कि वो अपने कस्टमर्स को हवा में ही 5 स्टार होटल वाला लग्जरी एक्सपीरियंस देना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें बैंकों से बहुत बड़े बड़े लोन लेने पड़े। विजय माल्या ने अपनी एयरलाइन में पैसेंजर्स को गर्म खाना, लाइव एंटरटेनमेंट और महंगी अल्कोहल जैसी कई लग्जरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई और लोगों को उनकी ये लग्जरी सर्विसेज पसंद भी आने लगी, जिसके चलते भारत के 25% से भी ज्यादा लोग डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए किंगफिशर एयरलाइन से ही ट्रैवल करने लगे और उस टाइम किंगफिशर एयरलाइन भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। और यही वो साल था जब विजय माल्या फोर्ब्स के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 40वें नंबर पर रहे। हालांकि किंगफिशर एयरलाइन अभी प्रॉफिट में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी विजय माल्या अपने इस बिजनेस को विदेशों में भी फैलाना चाहते थे। अब क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए डोमेस्टिक एयरलाइन में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, लेकिन अभी किंगफिशर को शुरू हुए तो सिर्फ 2 साल ही हुए थे। ऐसे में विजय माल्या ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए साल 2007 में 4 साल पुरानी डेक्कन एयरलाइन को खरीद लिया, जो कि ऑलमोस्ट शट डाउन होने वाली थी। विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम चेंज करके किंगफिशर रेड रख दिया। हालांकि शुरुआत में इसका टिकट प्राइस काफी कम रखा गया, लेकिन इस फ्लाइट में भी विजय माल्या ने पैसेंजर्स को किंगफिशर जैसी लग्जरी सर्विस प्रोवाइड करवाई, जिसकी वजह से अब लोग किंगफिशर की बजाय एयर डेक्कन से ट्रैवल करने लगे और लोगों को कम
कम पैसों में ये सभी लग्जरी फैसिलिटीज लेने की आदत लग गई। अब ऐसे में जब एयर डेक्कन का टिकट प्राइस बढ़ाया गया तो फिर अचानक से इसके कस्टमर्स भी कम होने शुरू हो गए और फिर कुछ ही सालों में किंगफिशर और किंगफिशर रेड दोनों ही एयरलाइंस इंडिया के अंदर पूरी तरह से फेल हो गई। अब किंगफिशर इंडिया में तो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन विजय माल्या को अभी भी उम्मीद थी कि उनका इंटरनेशनल ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ही उल्टा। दरअसल जिस समय विजय माल्या ने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया और उसी टाइम रिसेशन आ गया और पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए और अब रिसेशन की वजह से उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा। अब विजय माल्या ने अपनी एयरलाइन में कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए कंपनी को लगातार बैंकों से लोन लेने पड़ रहे थे और इसी के चलते सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर किंगफिशर कंपनी पूरी तरीके से कर्जे में डूब गई और विजय माल्या ने इस कंपनी को डूबने से बचाने के लिए काफी कोशिश की। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी मिल गया था, लेकिन उस वक्त भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI लीगल नहीं। विजय माल्या ने सरकार से भी रिक्वेस्ट की कि वे FDI को लीगल कर दे, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। वहीं दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइन के एम्प्लॉइज को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो लोग हड़ताल पर बैठ गए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइन कम्प्लीटली शट डाउन हो गई और अब तक विजय माल्या पर करीबन 9,000 करोड़ रुपए तक का कर्जा हो चुका था और अब बैंकों को भी ये लगने लगा था कि उनके ये लोन के पैसे वापस नहीं मिल पाएंगे। इसलिए बैंकों ने विजय माल्या के साथ कई सारे मीटिंग्स भी फिक्स की, लेकिन मीटिंग से कुछ भी खास बात नहीं बन पाई और फिर आखिर में विजय माल्या साल 2016 में कई सारे बैंकों को दिवालिया बनाकर खुद लंदन भाग गए और कहा जाता है कि उस टाइम बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच भी किया था कि वह विजय माल्या को बाहर जाने से रोक लें, लेकिन तब तक विजय माल्या एक मीटिंग का बहाना बनाकर देश छोड़कर निकल चुके थे और अब उनके जाने के बाद से भारत में उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड जैसे कई सारे चार्जेस लगाए गए। साथ ही काफी सारे बैंक्स और उनके मैनेजर भी इस स्कैम में इन्वॉल्व पाए गए, क्योंकि किंगफिशर कंपनी जब पूरी तरह से डूब रही थी तब भी उन बैंक्स ने बिना कुछ सोचे समझे विजय माल्या को करोड़ों के लोन सैंक्शन किए थे। यहाँ तक कि IDBI बैंक के मैनेजर को तो इसके लिए जेल भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को उस समय कई करोड़ों के लोन्स दिए थे और वो भी तब जब कंपनी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर थी। और आज लगभग 8 साल के बाद भी देश की अलग अलग एजेंसीज यही कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से विजय माल्या को इंडिया वापस लाया जाए ताकि बैंकों के लोन की रिकवरी की जा सके। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि बैंकों ने अपने लोन की रिकवरी के लिए विजय माल्या के सारे मेंशंस, उनके जितने भी प्रॉपर्टीज और बिजनेस इंडिया में थे वो सभी बेच दिए हैं और ऐसा कहा जाता है कि अभी तक उनकी प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस को बेचकर बैंकों ने अपना 80% तक का लोन रिकवर कर लिया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना काफी मुश्किल है। दोस्तों, नो डाउट विजय माल्या एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके कुछ गलत डिसीजन और लालच ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अब फ्यूचर में विजय माल्या के साथ क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन विजय माल्या की ये स्टोरी हम सभी लोगों और खास तौर से बैंकों के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है। अब इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ये सभी बातें तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर लेज ने कैसे अपने पैकेट्स में हवा भरकर 8,000 करोड़ रुपए तक की कंपनी खड़ी कर ली? तो जानने के लिए आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।